वेलकम बैक अगेन बच्चों। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा हुआ था। केमिस्ट्री में हम लोग पीएच स्केल के बारे में सूचक के बारे में पढ़े हुए थे। रंगीय सूचक और गंधीय सूचक से आप क्या समझते हैं। आज हम लोग उससे आगे के जो भी चीज रहेंगे उसको हम समझेंगे और आगे के कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई एक किताब फॉलो कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आलोक भारती प्रकाशन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो दूसरे बुक को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ फिलहाल एक बुक ले रहा हूँ जिससे कंसेप्ट को लेके चला जाए, एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं। आप सबों में किसी का भी कंसेप्ट छूट जाता है तो फिर समस्या होने लगता है। बच्चे तब पूछते हैं सर कंसेप्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्या समझे हुए थे, तो हम लोग सूचक के बारे में पढ़े हुए थे। सूचक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला रंगीय सूचक होता है, दूसरा गंधीय सूचक होता है। अब बच्चों इसके आगे जो ही हम लोग चलते हैं तो एक स्केल होता है जिस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब तुरंत आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा, सर पीएच स्केल क्या होता है? ये एक पैमाना होता है। पैमाना जिसको हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक मापदंड होता है। मापदंड की एक मतलब कोई पैमाइश की एक चीज होती है, यंत्र होता है, जिसके द्वारा क्या होता है तो किसी भी विलयन का मान ज्ञात किया जाता है या उस मान के अकॉर्डिंग उस विलयन की प्रकृति ज्ञात की जाती है। अच्छे से समझिए। आपको कहेगा कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, तो वैसा पैमाना जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग जो है ना सो किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग उसी को पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। तो ये हमारा पीएच स्केल क्या हुआ, तो ऐसा पैमाना जिसके मदद से क्या होता है, जिसके मदद से किसी भी विलयन का अम्लीय, किसी भी विलयन का प्रकृति हमें पता चल जाता है, प्रकृति पता चल जाता है, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उसी को पीएच स्केल कहते हैं। ऐसा पैमाना जिसके मदद से हम लोग जो है ना सो किसी भी प्रकार के विलयन की प्रकृति के बारे में पता हम लोग को आसानी से चल जाए कि वो विलयन अम्लीय है, कि वो विलयन क्षारीय है, कि वो विलयन उदासीन है। इस तरह से कि वो किस प्रकार की, उस विलयन की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का वो विलयन है, ये हमें बताता है। उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का परास जो होता है ना वो 1 से लेकर के 14 तक होता है। कितना तक? 14। इसमें भी आप लोगों को अगर कहेगा कि कैसे आप लोग समझिएगा कि हाँ इसका मान अम्लीय विलयन का कहाँ से कहाँ तक होगा, क्षारीय विलयन का कहाँ से कहाँ तक होगा, उदासीन विलयन का कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ध्यान से देखो बाबू। 14 का आधा 7, 7 से अगर नीचे हो गया तो अम्लीय विलयन। अर्थात ये समझ लीजिए कि आपको 1 नंबर में यहां से सवाल पूछ सकता है, किसी विलयन का पीएच है कितना? 8। किसी विलयन का पीएच मान है 8। आपको बताना है वो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगा। तो ध्यान से देखो बाबू, 7 से कम हो गया तो अम्लीय, 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय। अगर आपको पूछ दिया कि 7 पीएच स्केल किसी का 8 है तो 7 से अधिक होने पर क्या चीज? क्षारीय। और 7 8 जो है ना वो 7 से 1 अधिक है। अर्थात समझ लीजिए कि अगर आपको कह दिया कि पीएच स्केल, पीएच परास से आप बताइए कि प्रकृति क्या होगी, अम्लीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम आप कुछ भी दे सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी का पीएच मान अगर इतना तक रह गया तो समझ लीजिए वो कौन सा विलयन है, वो विलयन अम्लीय हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा? अम्लीय। किसी विलयन का पीएच परास जो है ना 7 से अधिक है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13 और 14, इस तरह से अगर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो विलयन है ना, इस विलयन की प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय प्रकृति है। किस प्रकार की प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति है।
तो बच्चों समझ जाइए पीएच स्केल या पीएच पैमाना किसको कहते हैं। तो ऐसा पैमाना जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम लोगों को किसी विलयन की प्रकृति के बारे में पता चलता है, किसी विलयन के गुणों के बारे में पता चलता है, उसी को हम लोग पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। और पीएच पैमाने में किसका स्केल कितना होता है, कौन विलयन अम्लीय होगा, किसका परास कहां से कहां तक होगा तो अम्लीय, किसका परास कहां से कहां तक रहा तो क्षारीय, और किसी का परास 7 रहा तो वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, अगर पीएच परास 7 से कम रह गया, 7 से कम तो क्या अम्लीय, 7 से अधिक तो क्या क्षारीय। आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसी एक विलयन है, कोई एक विलयन है, उस विलयन को आपको उस विलयन का परास दे दिया गया है कि 7 है उस विलयन का परास, तो क्या ये बताइए ये विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, यानी तो क्या पूछ दिया क्या वो विलयन क्षारीय होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। वो जो विलयन होगा ना वो कैसा विलयन होगा, एकदम उदासीन विलयन होगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये विलयन उदासीन होगा। समझे। तो चलिए हम लोग समझ गए होंगे इस पीएच स्केल के बारे में। आप सभी, हम जो भी आपको आज पढ़ा रहे हैं उसको साइड में आराम से लिख रहे हैं। पीएच स्केल पढ़ा दिए। अब देखो बाबू, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अम्ल पढ़े हुए थे, क्षारक पढ़े हुए थे, लेकिन लवण नहीं पढ़े हुए थे। क्या चीज, लवण। लवण से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच, ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, तो जब किसी भी अम्ल को हम यदि लेते हैं ना, तो अम्ल और क्षारक जो है वो अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, तो एक उदासीन पदार्थ निकलता है, एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, कहते हैं कि लवण से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है ना, अभिक्रिया के बाद जो होता है ना, उसमें से एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है। वही जो उदासीन पदार्थ है, एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है, वही उदासीन पदार्थ जो होता है ना, वही उदासीन पदार्थ हमारा लवण होता है। अब कहिएगा बच्चों कि सर आप ये बोले क्या हम ऐसे लिख देंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, आराम से ध्यान से समझिए। क्या बोलिएगा, तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त या बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। एक बार मैं इसको लिख भी देता हूं, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। उदासीन पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण। ध्यान से याद रखिएगा, हम क्या बोले हैं लवण के बारे में, तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। मिटा रहे हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, अगला जो होता है ना, वो क्षारक से एक चीज बनता है, क्षार, एल्कली इसको पढ़ा जाता है अंग्रेजी में, एल्कल। क्षार से आप क्या समझते हैं, तो एक दो ऐसे क्षारक होते हैं, कुछ क्षारक ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते और कुछ क्षारक घुल जाते हैं। तो जो क्षारक घुल गए, जो जल में घुल गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। कहेगा आपको क्षार से आप क्या समझते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया बाबू कि जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं, तुरंत आंसर में देखेंगे क्षार होगा, टिक लगा देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो आप याद रखिए इसको, क्षार किसको कहते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे जो देखिए, हम लोग इससे आगे यदि बढ़ेंगे ना, तो आगे एक चीज आता है, साधारण नमक आता है। क्या आता है, साधारण नमक। क्वेश्चन आ जाएगा, साधारण नमक से आप क्या समझते हैं,
इनका उपयोग क्या क्या है, इनके बारे में लिखिए। तो ध्यान से समझिए, साधारण नमक जो है ना, जब भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो अभिक्रिया करने के बाद एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक उदासीन पदार्थ, जिसे ही हम लोग साधारण नमक कहते हैं। कहेगा सर ये ऐसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण नमक तथा जल का निर्माण होता है। लिख दीजिए, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, 2 नंबर आराम से मिलेगा। आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो इसके साधारण नमक के उपयोग के बारे में लिखिए। यह उपयोग में क्या क्या उपयोग होता है इसका, ये कहाँ से निर्मित होता है। तो ध्यान से सुनिए, हम आज उसी सारे क्वेश्चंस को इसी में सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा जो होता है ना साधारण नमक, तो तुरंत कह देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण नमक तथा जल का निर्माण होता है। और इसका जो उपयोग होता है ना बाबू, उपयोग किस किस चीज में होता है? तो खाने को स्वादिष्ट बनाने में। किस में? खाने को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। और किसमें? और किसमें? अचार को संरक्षित करने में, अचार को संरक्षित रखने में। और किसमें? संरक्षित करने में। और किसमें? किसी चीज को गलाने में, किसी वस्तु को गलाने में। ध्यान से देखिए, याद होगा आप सबों को कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के जस्ट सब्जी दिए उसी समय में हम लोग किसका उपयोग कर देते हैं? इस साधारण नमक का उपयोग कर देते हैं। क्यों? तो साधारण नमक रहेगा ना तो बहुत ही तेजी से और आसानी से गल जाते हैं कोई भी वस्तु है। तो इसीलिए किसी भी वस्तुओं को गलाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इतना लिख दीजिएगा, बस बात खत्म है। आपको आराम से 5 नंबर दे देगा लेके, 3 नंबर इसका, 2 नंबर आपके डिफिनीशन का। और इसमें लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? तो साधारण नमक जो है ना वो किससे? समुद्री जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समुद्री जल से। चलिए एक बार फिर से हम समझते हैं साधारण नमक को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप साधारण नमक तथा जल का निर्माण होता है। साधारण नमक जो है ना सो किससे? तो समुद्रों के जल से प्राप्त किया जाता है। तथा ये जो है ना इसका उपयोग क्या क्या होता है? तो इसका सबसे प्रमुख उपयोग, सबसे पहले हम कह सकते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कह दिया तो अचार को संरक्षित रखने में कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा कह दिया तो किसी भी वस्तु को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। न केवल खाने पीने की वस्तुओं को, हम लोग किसी ऐसा चीज, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है ना, प्लास्टिक को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ भी है जिसको हम लोग गलाने में उपयोग करते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम सभी देखते होंगे कि गांव घर में क्या होता है, कभी कभी गाय किसी के छोटे छोटे जो गाय होते हैं, बछड़े होते हैं, उन सब का देहांत होने के पश्चात क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उनको एक बड़े से गड्ढे में डाल करके नीचे में साधारण नमक अर्थात नमक डाल देते हैं। और नमक डालने से क्या होता है, तो कुछ दिनों तक ज़्यादा गहराई में डालिएगा तो गंध भी नहीं आता है। लेकिन अगर गंध आता भी है तो कुछ ही दिनों में पता चलता है कि वो जगह जो है ना पूरी वहाँ से जो हमारा मल था, अर्थात वो जो कचरा एक तरह से कह सकते हैं, वो एकदम पूरा बढ़िया से खत्म हो चुका है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी वस्तुओं को गलाने में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो साधारण नमक का उपयोग करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक मिलते हैं। इसके बाद जो है ना सो आप लोगों को इसके आगे का सबसे इम्पोर्टेंट, हमने इसमें यहीं तक इसलिए बताया क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पक्का है कि आएगा ही आएगा, 100 में 100% आएगा। आप इससे अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं जो अभी बताएंगे, इसके आगे जो हमारा वीडियो बनेगा उस वीडियो से कम आप 10 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा उसका इम्पोर्टेंट, वो बताएंगे। चलिए।